जानकारी रखते हैं और ये देश की जनता को ये बताने में सक्षम है कि इन्होंने जो अपनी उम्र में 50 साल 40 साल 60 साल के वर्षों में जो विकास देखा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद कुछ बदलाव हुए हैं या पहले ही ढर्रे पर जो गाड़ियां चलती रहती थी वही है। तो आइए बात करते हैं कुछ हमारे यहाँ पे सम्मानित लोग हैं। तो जैसा कि लगभग प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे 9 साल हो चुके हैं, 10वां साल इनका चलेगा, तो क्या लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है इन सालों में? बहुत बदलाव हुआ है भाई। जैसे में देश डेवलप कर गया है। जैसे में कि 2014 से पहले जी बहुत पहले 2014 से पहले हंगर इंडेक्स पर हमारा देश तकरीबन वो 37 या 38 नंबर पे था जी। लेकिन आज हंगर इंडेक्स की अगर रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो ये पता चलता है कि 100 से भी ज़्यादा नंबर पर ये हमारा देश आज भिखारी हो गया है। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये समझ में आता है कि पहले जो आज 10 20 30 40 साल की जो राजनीति थी उसमें जो है कि एक मान और सम्मान स्वाभिमान की एक जो राजनीति किया करते थे कि पहले भी जो प्राइवेटाइजेशन जो था तो उसमें सरकारीकरण कर दिया जाता था हर एक कंपनियों का। लेकिन 2014 के बाद में जो सरकारी कंपनी थी, जो सरकारी एम्प्लॉयमेंट थी, जो कॉरपोरेट था, ये सबको जो है कि प्राइवेट कर दिया गया। चलो वो कोई बात नहीं है। अभी 1.25 लाख कंपनी बंद कर दी गई तो एक कंपनी में अगर 10,000 वर्कर काम करते थे तो 1.25 लाख कंपनी में कितने वर्कर होंगे? तो उनकी रोजी रोटी तो छीनी गई है। और आज बेरोजगारी अगर आप देख लीजिए रिपोर्ट उठा करके तो आज भी हजारों वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, लाखों वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं जिस पर कोई भर्ती नहीं हो पा रही है। आखिर में क्यों? ऐसी कुछ सब तमाम मुद्दे हैं। अच्छा, और ये जो हंगर रिपोर्ट की आपने बात की है तो हंगर रिपोर्ट में भारत से अच्छे पोजीशन पे तो पाकिस्तान को दिखाया गया है, ऐसी रिपोर्ट में था। तो क्या आपको लगता है कि वो जो रिपोर्ट थी वो सही रही होगी? वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। क्योंकि हम आप आज देख लेना कि हमारे युवा बेरोजगार देख लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन में जैसे भी कि ये जाति जनगणना के लोग मुद्दा उठा रहे हैं। मैं हालांकि किसी पार्टी से मैं कॉम्बिनेशन नहीं है ना, मैं बिलीव करता हूँ। मैं तो सिर्फ एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते मैं बता रहा हूँ कि भाई सरकार ऐसी चाहिए जिसमें अवाम खुश हो, अवाम को रोज़गार मिले, उसकी जीविकापार्जन बहुत बढ़िया ढंग से हो। आप राज क्यों नहीं करते? करेंगे जैसे कांग्रेस ने किया, चाहे वो 50 साल किया हो, 40 साल किया हो, 60 साल किया हो, आप भी 50 साल करो। लेकिन क्या ये एक वैमनस्यता फैला करके करेंगे? जो ह्यूमन राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है, जो डेमोक्रेसी जिसके आधार पर बनी है, आप सब में लोगों को दीजिए ना। कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, सब में जो है कि सबका भागीदारी दीजिए ना। कहीं पे आप जो है कि जो बच्चे जाते हैं वो नॉट फाउंड सूटेबल आप लिख देते हैं, इस पद के लिए कोई योग्य नहीं है, और दूसरे में फिर चुपके से भर्ती कर दी जाती है। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा? देश चलता है अवाम से, और अवाम ही जब त्रस्त रहेगी तो समझ लीजिए कि वैसे ही रोड पर आ जाएगी। मतलब जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि बेरोजगारी है। अभी एक रिपोर्ट आई है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जबकि हमारे देश में भी जनगणना हुआ नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत हो गया है जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत हो चुका है। पहले चाइना था, दूसरे नंबर पर भारत था। अगर हम रिपोर्ट की माने तो चाइना से ज़्यादा जनसंख्या भारत की हो गई है। तो ये जो भारत की जनसंख्या है, क्या बेरोजगारी का ये कारण बन रही है? अगर कारण बन रही है तो इस पर किस प्रकार से सरकार नियंत्रण कर सकती है? अगर एक आम जनता इस पर कोई राय सरकार को देना चाहे तो क्या एक राय दी जा सकती है कि सरकार इन चीज़ों पर कैसे नियंत्रण कर सकती है? जनता पॉपुलेशन जैसे भी जितनी भी बढ़ रही है उस हिसाब से कल कारखाने उद्योग बढ़ने चाहिए। आप लगाइए, लोग काम करेंगे अपने आप। जो है कि जो हंगर इंडेक्स है वो अपने आप जो धरातल पर आज दिख रहा है वो लेवल पर आ जाएगा। सबको रोज़गार अगर मिले, सब लोग काम करने लग जाएं तो ऑटोमेटिक वो देश का डेवलपमेंट हो जाएगा, विकास हो जाएगा। आप बता दीजिए कि अगर आप मालिक हैं और
अगर आपके घर में कोई उद्योग नहीं है या जीविकापार्जन करने के लिए कोई आपके पास चीज़ नहीं है, ना तो आपके पास दुकान है, ना कोई कल कारखाना, कुछ भी नहीं है, तो समझिए 10 लोगों का खर्च आप कैसे मेंटेन करेंगे। फर्ज करिए, मान लीजिए आज समूह के द्वारा महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर सबको रोजगार दिया जा रहा है। समूह का मतलब यहाँ पे साथियों स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं के लिए बना है, ग्रुप होता है, उसमें 10, 11, 12 की ग्रुप में होते हैं, उनको सरकार द्वारा कम ब्याज पर धन उपलब्ध कराया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो समूह के द्वारा जो रोजगार उन्हें दिया जा रहा है, चाहे वो मनरेगा में अच्छा, हो वो और चाहे वो तमाम है जो भी है, तो 8 से 10 हज़ार उनकी पेमेंट है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब ये देख लीजिए, चाहे इसको कॉन्फ्रेंसी आप कहिए, चाहे वो कुछ भी कहिए, मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस एरिया में अगर 5 कंपनी हो तो वो 5 कंपनी में कम से कम ना तो वो 5,000 लोग काम करेंगे, 5,000 नहीं तो समझिए 2,000 काम करेंगे ना। अगर उनको बंद कर दिया जाए और इसके बाद में वो बेरोजगार हो जाए, क्योंकि एक आदमी ओवर टाइम लगाएगा, काम करेगा, क्योंकि पढ़ा है, लिखा है और उसके पास हुनर है, टेक्निकल है, चाहे जैसे भी है, वो 10 से 15,000, 12,000, 18,000, 20,000, 22,000 वो कमाएगा, जिसे अपना जीवन पार कर सकता है बहुत बढ़िया से। लेकिन अब वो घर वो बैठ गया। अब ये कोई समूह के द्वारा कोई छोटा सा उद्योग खोल दिया जाए जिसमें औरतों को रख लिया जाए, अब वो कमाएगी 7 से 8,000। तो जब 20,000 में उसका पूरा नहीं हो पा रहा था या हो रहा था, तो बच्चे को पढ़ाना लिखाना, स्कूल भेजना, खाना खर्च करना, जो कुछ भी है एक मिडिल क्लास के लिए वो हो जाता था। अब वो तो बैठ गया घर। और एक औरत जो है कि वो कैसे सरवाइव करेगी 7-8 हज़ार में? ना तो उसका बच्चा पढ़ सकता, ना तो घर का उसका खर्च चल सकता, ना तो उसका कपड़ा चल सकता, ना ही उसे ट्रीटमेंट मिल सकता, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? हम आप हैं, पब्लिक है, सरकार है। जैसे हंगर रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार एक दावा करती है कि वो कोविड काल से लेकर आज तक भी, हमें जहाँ तक ज्ञात है, कि वो खाद्यान्न वितरण का कार्य करती है। तो खाद्यान्न वितरण का जो कार्य है, क्या वो सफल रही या सिर्फ एक दिखावा था? क्या था आपके नज़र में, या एक आम जनता अगर बोलना चाहे तो? आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि 5 किलो राशन, 5 किलो राशन से क्या एक घर चल सकता है? एक घर चल सकता है? मैं कह रहा हूँ कि 5 किलो राशन मत दीजिए, उन्हें रोजगार दे दीजिए, वो 50 किलो राशन खरीद लेंगे। राशन पे जिसकी अवाम जीती हो वो देश कैसा है? मतलब एक तरह से खैरात की चीज़ें ना दी जाए, ये खैरात ही है ना, ठीक है ना? क्यों? अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, जो संविधान में लिखा हुआ है, चाहे वो घर मकान, जैसे ठीक है, सभी को अनाज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देश में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोगों के पास खेत नहीं है, या ग्रामीण यहीं पर भी हम देखेंगे तो बहुत लोगों के पास खेत नहीं है। तो ऐसे लोगों को अगर अनाज मुफ्त मिल रहा है तो क्या उनका सहायता नहीं हो रही है इस तरीके से? मैं कह रहा हूँ कि आप 5 किलो अनाज से सहायता आप कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा मानना है कि आप उसे 15,000, 20,000 की नौकरी दे दीजिए ना। मतलब ये है कि वो 50 किलो खरीद लेगा। राशन की जगह उसको अगर जॉब क्रिएट मिलना चाहिए, जॉब मिलना उसको चाहिए, एक तरह से काम दिया जाए जी। तो एक तरह से अगर माना जाए तो राशन भी एक तरह से चुनावी एक तोहफा कह सकते हैं, हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ निकलता है जो राजनीतिक दलों द्वारा अपनाया जाता है, पूर्व में भी सरकारें अपनाई हैं और शायद चुनाव आ रहा है तो ये भी सरकार कहीं इस पे आ जाए कि जो ब्याज माफ़ी होता था, क्या ब्याज माफ़ी होना सही है? जैसे ब्याज माफ़ी नहीं, ऋण माफ़ी होता था, जो बैंक से लोन लिए होते थे और माफ़ किया जाता, कर्ज माफ़ी, तो उस पर अगर प्रकाश डाला जाए तो क्या है? अच्छा, तो उस पर मेरा ये मानना है कि ये जितने भी लोगों का ऋण माफ़ हुआ है, ठीक है ना, अब आप एक गणना कीजिए, आप पत्रकार हैं और आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो आप केवल आप रिपोर्ट खंगा लें, जनगणना कर लें या देख लें, सर्वे कर लें कि जिन लोगों का कर्जा माफ़ हुआ है 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 30,000 करोड़, 6,000 करोड़, या मान लीजिए करोड़ 2 करोड़, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। और यहाँ पर एक गरीब अवाम है, गरीब एक मजलूम है जो विक्टिम है बेचारा, जो असहाय है, जिसके घर में कोई कमाने खाने वाला कोई भी नहीं है, जिसके आदमी मर गए हैं, जिसके बच्चे मर गए हैं, बहुत लोग ऐसे जो कि पुअर मिल जाएंगे।
उनका 10,000, 20,000, 50,000 का लोन है तो राशि कट जाती है, उनके लिए पुलिस आती है, तमाम वो राजस्व विभाग आता है और वो डर के मारे कैसे भी करके वो देता है। चलिए अगर कोई बात नहीं है, लेकिन बैंकों में जो अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी डेवलप है वो SBI में, ICI में, यूनियन में, ग्रामीण में, पंजाब में, ये जितनी भी बैंकें हैं यहाँ, इनमें पैसा किसका आता है? किसका आप सर्वे करिए, किसका पैसा रहता है? सिर्फ गरीब और मजदूरों का, किसानों का रहता है। लेकिन अडानी का, अंबानी का और जैसे भी लोग हैं, बाबा रामदेव हैं और जैसे भी हैं लोग, नीरव मोदी जी हैं, कोई बड़े भी बड़े उद्योगपति, बड़े उद्योगपति जो कॉर्पोरेट घराने के हैं, उनका पैसा कहाँ जमा होता है? स्टेट बैंक में होगा? नहीं होगा। उनका जमा होगा स्विस बैंक में जमा होगा, अमेरिका बैंक में जमा होगा, ऑस्ट्रेलियन बैंक में जमा होगा और चाइनीज बैंक में जमा होगा। उनका आप कमाई यहाँ से ले करके और किसी की अर्थव्यवस्था मजबूत ये कर रहे हैं दूसरे का, और वहाँ से कर्ज नहीं ले रहे हैं जहाँ जिसकी इकोनॉमी मजबूत कर रहे हैं। वो कर्ज कहाँ से ले रहे हैं? जहाँ आवाम का पैसा है जमा। और ऐसी भी बैंक है कि एक मैं बताऊँ आपको, एक सिर्फ पत्र पर, एक एफिडेविट पर समझ लीजिए कि 4-4, 5-5 बैंकों से इन लोगों ने ऋण ले लिया है। तो वो कैसे आखिर में कर्जा अगर उनका माफ हुआ तो जिस बैंक में उनका धन है वो क्यों नहीं माफ किया? ये पब्लिक का पैसा इनका तो माफ हो रहा है, 10 रुपया उनका 10,000 करोड़ क्यों माफ कर रहे हैं? अगर मान लीजिए चलो कर दिया है आपने, तो मैं कह रहा हूँ इसका जिम्मेदार कौन है? अगर देश में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं, तो कम से कम आपको सोचना चाहिए कि इसका कारण क्या है, मैं इस देश को कैसे चलाऊं। अरे जहाँ पे मान लीजिए कि जो देश एकदम लाचार और बेबस हो जाएगा, फिर आप किस मुंह से आप जा कर के कहेंगे कि मेरा देश विकसित है? कैसे कहेंगे कि मेरा देश डेवलप कर रहा है? अरे भाई डेवलप तो जब करेगा जब आपके घर में कुछ होगा, है? मान लीजिए रेल सरकारी, रेल बेच दीजिए, एयरपोर्ट बेच दीजिए, सारे कॉर्पोरेट कोयला खदानें बेच दीजिए, परिवहन निगम बेच दीजिए, एनटीएमएनएल, बीएसएनएल सब कुछ बेच दीजिए। आपके पास जब कुछ नहीं रहेगा तो आप घर के मुखिया क्या हैं? आपकी माने क्या रहेगा? वे कैसे चला रहे हैं? सब कुछ तो आपने 2 से 3, 4, 5 आदमी को दे दिया है, तो सारी संपत्ति तो प्राइवेट है। तो आप सरकार किस चीज़ के हैं? अच्छा। सरकार तो जब रहेंगे कि जब आपके यहाँ आमदनी होगी, और आपके यहाँ आमदनी जब होगी कि जब वो सरकारीकरण उसका रहेगा, निजीकरण नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ जब हम छात्रों से बात करते हैं तो कहते हैं कि जैसे एग्ज़ाम उनका होता है और उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है, अगर रिजल्ट आता है तो नियुक्ति नहीं हो पाती है। तो इस समय एक सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है कि एक भर्ती आई है 545 पदों पर, लोकसभा चुनाव की भर्ती है और उसका 2024 में एग्ज़ाम है और तत्काल उसकी रिजल्ट भी आएगा और उस पर पद पे मतलब निर्वाचित भी कर दिए जाएंगे, मतलब उनको क्या कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। तो जिस प्रकार से चुनाव होता है और तुरंत चुनाव होता है, रिजल्ट आता है और ज्वाइनिंग हो जाती है 5 सालों के लिए, तो क्या इस प्रकार की प्रक्रिया छात्रों के साथ नहीं किया जा सकता? या छात्रों का दावा झूठा है या सिर्फ भाई मैं तो नहीं कह सकता। आप ही के नेता लोग जो भी लोग हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो कहने को तो कह जाएंगे, बाद में कहेंगे ये तो चुनावी जुमला था, पब्लिक क्या करेगी, इसका क्या सलूशन है, इसका क्या सलूशन है? ऐसे करके पल्ला झाड़ लेगी। बाकी देश का हालात आप दूसरे देशों से आप अगर टैली करिए तो कहीं ना कहीं आज हम बहुत पीछे हैं सर, बहुत पीछे हैं। और कुछ जानकारी जो भी है दादा के पुराने अनुभवी हैं, आप इनसे ले लीजिए। कोई और बात करें? आप लोग बात करेंगे? ठीक। तो अभी बहुत ही रोचक जानकारियां हमको जानने को मिली, क्योंकि जहां भी जाते हैं, अभी हम जिला अध्यक्ष जो नए बने हुए हैं सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, अभी हमारी उनसे मुलाकात हुई है, दूसरे वाले रोड पे वो जा रहे थे, तो उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि अब जिला अध्यक्ष यहाँ पे एक नए बन चुके हैं और एक युवा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। सूरज को मैं जानता हूँ, वो एक खिलाड़ी भी रहे हैं, खिलाड़ी हैं और मेडल्स भी आजमगढ़ के लिए लाए हैं।
तो अगर बीजेपी जो है यहाँ पे युवाओं को उतार रही है, जबकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो गढ़ है ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, बहुजन समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और यहाँ पे सेध मारने का काम बीजेपी कर रही है और एक युवा को लाई है, तो क्या युवा यहाँ पर कुछ प्रभाव डाल सकता है? भाई देखिए, ये पब्लिक है। पब्लिक अगर आज पब्लिक को अपना फंडामेंटल राइट्स अगर पता होता, अगर वो काश लोकतंत्र को जानती, संविधान को जानती, जिससे देश कैसे चलता है, कैसे इसकी इकोनॉमी चलती है, कैसे देश डेवलप करता है, अगर ये पता होता तो आज ये समय ही नहीं आता कि जो लोग रोड पर निकलें और ये प्रोटेस्ट करें और जन आंदोलन करें और कभी कभी वो अपना प्रदर्शन करें और काला झंडा दिखाए, जैसे तमाम आपको देखने को मिल जाता है। ये इसकी नौबत ही नहीं आती। नहीं, हमारा मतलब था कि जो बीजेपी है वो युवाओं की तरफ ज़्यादा रुझान कर रही है, तो क्या युवाओं के यहाँ पे सक्रिय होने से कुछ लाभ बीजेपी को यहाँ पे प्राप्त होगा कि नहीं? भाई वो तो कैसे प्राप्त होगा, या प्राप्त होगा तो इनकी जो इनकी आइडियोलॉजी है जिस पर ये काम करते हैं, अपना सारे लोग ही अपना अपना वो चुनाव में है। लेकिन अभी तो ये एनडीए बना लिए हैं और इंडिया गठबंधन है। अभी तो पब्लिक यहाँ की अभी सभी अवेयर हो गए हैं, जो है कि पहले की अपेक्षा अभी वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, सभी लोग इंडिया को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, इंडिया को सपोर्ट करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का चेहरा कौन सबसे बेहतर, जैसे अगर हम कुछ नाम लेना चाहें एनडीए में, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, और अगर अन्य में कोई आपको लगता है, तो ऐसे में कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक बढ़िया चेहरा बन सकता है इंडिया के तरफ से और एनडीए के खिलाफ हैं, या मोदी जी को टक्कर देने के लिए कौन, राहुल जी हो सकते हैं या कोई अन्य कौन हो सकता है? उनको तो टक्कर देने के लिए एनडीए खुद है, इंडिया खुद है। अच्छा। और सारे लोग हैं इनमें सारे जो एक बहुत आला दर्जे के लोग थे, आज वो एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। तो इससे हमें भी कुछ ये महसूस होता है कि शायद अब की बीजेपी चली जाए, क्योंकि ये एक अलग अलग मिलकर ये लड़ रहे थे, अपनी अपनी पार्टी बनाकर लड़ रहे थे, तो उसमें बीजेपी फाइट कर जाती थी। लेकिन आज ये सभी दल एक होकर के जब लड़ रहे हैं, क्योंकि भाई जहाँ ऑनेस्टता रहेगी वहीं पर वो 20 रहेंगे, तो कहीं न कहीं एक बीजेपी जो है कि ये खोखली नजर आ रही है। नहीं, अगर चेहरा की बात करें, चेहरे से सर कुछ नहीं होता है, पार्टी चेहरे से कुछ, जी चेहरे से कुछ नहीं होता। सबको पता हो गया है कि आज देश हमारा, जो चुनावी जुमले हों या चाहे वो संसद की रिपोर्टें हों, सब कुछ धरातल पर नहीं दिख रहा है। जो 2014 से पहले का भारत था, आज वह नहीं है। अच्छा, अभी जब हमने शुरुआत की तो बात किया था कि यहाँ से एक सीट पर निरहुआ ने बाजी मारी है, तो निरहुआ के बारे में क्या कहेंगे अब तक का जो, जबकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वाली सीट निरहुआ के अंडर में नहीं है, ये संगीता आज़ाद के अंडर में होगा, और इसके बाद वाला है ना, फिर भी प्रभाव जिले का सीट है, तो वो तो पता चल जाता है कि क्या लगता है कि निरहुआ का क्या इस बार रहने वाला है? नहीं, इस बार निरहु हो गए, एक बार हो गए, एक बार वो अपना शूटिंग करें, हाँ वो अपना मूवी में ही वो मस्त रहें, और उन्हें राजनीति क्या पता थी। हमारे यहाँ रोड की इतनी समस्या है, सरकार कहती है कि नहीं, मोदी सरकार जो रोड है रास्ता बनवा रही है हर जगह। क्या कह रहे हैं? रोड के लिए कह रहा हूँ, मेन रोड से हमारा सटा हुआ बिल्कुल है, कम से कम ना तो 2 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा, ये इधर अंदर जो, हाँ ये रोड गया हुआ है, यहाँ से जाने के लिए इतनी समस्या। अगर आप गाड़ी लेके यहाँ जा रहे हैं ना, शायद आप 50 गाली देते जाएंगे कि ये कौन यहाँ के विधायक है, कौन यहाँ के सांसद है। जबकि कुछ दूर मेन नगर से पूजा सरोज हैं, सपा के हैं, इधर से बेचई सरोज जो हैं सपा के हैं। इन लोगों के यहाँ जाओ तो ये लोग सीधे क्या कहते हैं कि अरे भाई हम केंद्र में सरकार हमारी नहीं है। अरे बताओ, इलेक्शन में सोच के आना चाहिए न
कि नहीं हम केंद्र हमारा सरकारी हो तो हम यहाँ के वोट लेने जाएं। मतलब लोकल नेता जो है उनसे भी नाराजगी पूरी उससे है। भी नाराजगी है। दूसरी बात, हमारे जो है सांसद हुए हैं, निरहुआ जो हुए हैं, इनकी तो सरकार है। इनके यहाँ भी हम 25 बार हम लोग आए गए, रास्ता के लिए बोले भैया आओ जाओ, रास्ता इतना खराब हमारे। प्रचार करने के लिए तो आते ही हैं इसी, बिल्कुल आते हैं। तो प्रचार काम करने के लिए भी आ सकते काम हैं। करने के लिए कभी आए नहीं, देखे नहीं। मौका पे हम लोग कितनी बार बुलाए यहाँ से, भैया आकर के एक बार मौका देख लो। यहाँ से वहाँ तक आने जाने के लिए कम से कम करीब 2-2.5 किलोमीटर की मतलब दूरी है। सड़क का यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। नहीं है, बिल्कुल खराब है। जबकि योगी जी तो दावा कर रहे हैं कि 2024 तक चुनाव से पहले गड्ढा मुक्त कर देंगे। नहीं कर, बजट भी कई करोड़ रुपए उन्होंने शायद आवंटित ठीक किया है। है। आज भी अगर विधायकों के हम लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं कि भैया हमारे पास इतना बजट नहीं है रोड बनवाने के लिए। बताइए, जब जो नेता हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, उनके पास ये पैसा नहीं, किसके पास? जनता के पास इतना पैसा कहाँ को बनवा सकती है इस रास्ते के लिए? चलिए, समझिए। तो यहाँ पे जनता की ढेर सारी परेशानियां हैं, जैसे कि चीज़ें जब हम अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, जो स्टूडियो में बैठ के होता है, जब हम ग्राउंड जीरो पे आते हैं और पब्लिक से बात करते हैं तो वहाँ से सच्चाई निकल के आती है। भले ही बीजेपी बहुत सारा यहाँ पे दावा करती हो कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पे निरहुआ जीते हुए हैं, लेकिन आम जनमानस से जब बात करते हैं तो यहाँ सामने दादाजी बैठे हैं, फोकस करिए। तो इनका कहना है कि मुश्किल हो जाएगी इस बार बीजेपी के लिए, जबकि योगी आदित्यनाथ जी सीट निकलेगी, हाँ? सपा की सीट निकलेगी भाई। सपा की तो योगी जी जो दावा कर रहे हैं कि 80 की 80 सीटें यहाँ पे जीतने का दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, लेकिन आजमगढ़ का माहौल देख के अभी जो चर्चा हुई है तो यहाँ पे जनता का ये राय है कि 80 सीटें तो ना ही पाएंगे। तो देखते हैं, चुनाव जब आएगा तो पता चलेगा कि क्या है हालात। चलिए, चैनल पर अगर आप आ चुके हैं, हमारा पूरा डिबेट देखे हैं, तो आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी कि जब हम ग्राउंड जीरो पर आते हैं तब जाके पता चलता है कि स्थिति क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं कि झूठ फैलाया जा रहा है, और आपको पता है कि डिजिटल मीडिया ही आजकल ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही है और सच्ची चीज़ें आपको दिखा रही हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।